another important concept which is called overloading. ओवरलोडिंग एक आपका कंसेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म जो कि है कंसेप्ट आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का. सो व्हाट इज अ पॉलीमॉर्फिज्म? पॉलीमॉर्फिज्म मींस one function or one operator is doing more than one work. एक ऑपरेटर या एक फंक्शन एक से ज्यादा काम कर रहा है, सो उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म. मतलब कि हमारे पास एक फंक्शन है, मान लो एरिया फंक्शन है, वो एरिया फंक्शन आपके सर्कल का भी एरिया फाइंड आउट कर रहा है, आपके रेक्टेंगल का भी एरिया फाइंड आउट कर रहा है, आपके ट्रायंगल का भी एरिया फाइंड आउट कर रहा है. तो वो फंक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग उस फंक्शन के फंक्शनैलिटी को ओवरलोड कर दिए, राइट. ओवरलोड मतलब कि हम लोग उसको बोल रहे हैं कि आप एक ही फंक्शन हो बट डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहे हो, राइट. यू आर डूइंग डिफरेंट डिफरेंट वर्क. सो वी आर ओवरलोडिंग द फंक्शनैलिटी. मतलब एक फंक्शनैलिटी है उसको और फंक्शनैलिटी दे दी है. दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड ओवरलोडिंग. थ्रू द ओवरलोडिंग वी कैन अचीव पॉलीमॉर्फिज्म. सो पॉलीमॉर्फिज्म कैसे अचीव करते हैं? ओवरलोडिंग के थ्रू. अब ओवरलोडिंग दो टाइप का होता है, एक होता है फंक्शन ओवरलोडिंग, एक होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग. ठीक है. एक और टाइप होता है ओवरलोडिंग का जिसको बोलते हैं स्टैटिक ओवरलोडिंग एंड डायनेमिक ओवरलोडिंग. तो अभी हम लोग स्टैटिक के बारे में पढ़ेंगे. ठीक, स्टैटिक के बारे में. अभी स्टैटिक में दो कैटेगरी है, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग. मतलब एक फंक्शन है, उसी को हम लोग बोलेंगे कि तुम नॉर्मल डेटा टाइप के लिए भी you are using as a normal data type as well as you are using as a object also. और ऑपरेटर को भी बोलेंगे कि भाई तुम ऑपरेटर नॉर्मल डेटा टाइप के लिए यूज हो रहे हो, बिल्ट इन डेटा टाइप के लिए यूज हो रहे हैं. मान लो इंटीजर के लिए कोई ऑपरेटर यूज हो रहा है, उसको हम बोलेंगे कि तुम ऑब्जेक्ट के लिए भी वही काम करो जो इंटीजर के लिए कर रहा हो. सो वी आर ओवरलोडिंग द फंक्शनैलिटी ऑन द ऑपरेटर. दैट इज कॉल्ड ऑपरेटर ओवरलोडिंग. When we are overloading the functionality of a function, that is called function overloading. ठीक है. So C++ allow you to specify more than one definition for a function. एक function का बहुत सारा definition हम लोग करेंगे, define करेंगे एक ही function. और an operator in the same scope which is called function overloading and operator overloading. So operator को भी हम बोलेंगे कि एक से ज्यादा function को perform करो, और फंक्शन को भी बोलेंगे एक से ज्यादा फंक्शन को परफॉर्म करो. तो इसको बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग. An overloaded declaration is the declaration that is declared with the same name as the previously declared declaration in the same scope, except that both declaration have different argument and obviously different definition implementation. यहाँ पर क्या है कि जब भी हम किसी फंक्शन को डिफाइन करेंगे और उसको ओवरलोड करना चाहते हैं, तो हमको सिर्फ एक ही बात का ख्याल रखना है कि उस फंक्शन का नाम सेम होना चाहिए. आर्ग्यूमेंट भले ही डिफरेंट हो चलेगा, आर्ग्यूमेंट 2 हो, 3 हो, 4 हो, वो चलेगा. डेफिनेशन भी बहुत सारे हो सकते हैं बट नाम सेम रहेगा. When you call an overloaded function or operator, जब भी हम overloaded function को या overloaded operator को कॉल करते हैं, the compiler determine the most appropriate definition to use by comparing the argument type you have used to call the function or operator with the parameter type specified in the definition. जब भी हम overloaded function को या overloaded operator को कॉल करते हैं, या implicit calling हो या explicit calling हो, जब भी हम लोग एक function को जो कि overloaded है या एक operator जो कि already overloaded है उसको कॉल करते हैं, तो compiler पता करता है कि कौन सा डेफिनेशन इस कॉल के लिए अच्छा होगा. मतलब क्योंकि हम लोग बहुत सारा डिफाइन करेंगे. एक फंक्शन है एरिया फंक्शन, उसको बोलेंगे सर्कल के लिए भी काम करो तो उसका डेफिनेशन लिखेंगे. उसको बोलेंगे कि रेक्टेंगल के लिए काम करो तो उसका डेफिनेशन लिखेंगे. उसको बोलेंगे कि आप ट्राइंगल के लिए काम करो तो उसका भी डेफिनेशन लिखेंगे. तो हमारे पास कितने डेफिनेशन हुआ? 3 डेफिनेशन. लेकिन नाम क्या है? एरिया एरिया एरिया. नाम तो सेम है. नाउ व्हेन वी कॉल एरिया, कंपाइलर विल डिसाइड कि वो एरिया किसका फाइंड आउट करना चाह रहा है, डिपेंड अपॉन द आर्ग्यूमेंट. जब हम एक आर्ग्यूमेंट देंगे तो डेफिनेटली वो सर्कल के लिए होगा, क्योंकि हमको क्या देना है अभी? सिर्फ सर्कल का देना है. तो उसमें क्या चाहिए एरिया फाइंड आउट करने के लिए? सिर्फ
एक पैरामीटर चाहिए जो कि है रेडियस। लेकिन जब वही एरिया हम लोग ट्राइंगल के लिए या रेक्टेंगल के लिए देते हैं तो उसमें 2 चाहिए, राइट। सो दैट इज द थिंग दैट विल बी डिसाइडेड बाय द कंपाइलर। ये कंपाइलर डिसाइड करता है, वो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, बट हमको पता होना चाहिए कि ये कॉल किसके लिए है, राइट। The process of selecting the most appropriate overloaded function or operator called overload resolution. जब हम फंक्शन को या ऑपरेटर को कॉल करते हैं जो कि ऑलरेडी ओवरलोडेड है, इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को बोलते हैं ओवरलोड रिजोल्यूशन। मतलब उस पर्टिकुलर डेफिनेशन को रिजॉल्व करने का काम कंपाइलर करता है और ये प्रोसेस को बोला जाता है ओवरलोड रिजोल्यूशन। पहले देखते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। यू कैन हैव मल्टीपल डेफिनेशन फॉर द सेम फंक्शन। एक फंक्शन के बहुत सारे डेफिनेशन हो सकते हैं इन द सेम स्कोप, एक ही स्कोप के अंदर। द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन मस्ट डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय द टाइप और द नंबर ऑफ आर्गुमेंट इन द आर्गुमेंट लिस्ट। लेकिन अलग अलग होने चाहिए। क्या अलग अलग होने चाहिए? उनके आर्गुमेंट अलग अलग होने चाहिए। आर्गुमेंट मतलब नंबर ऑफ आर्गुमेंट या टाइप ऑफ आर्गुमेंट, वो अलग अलग होने चाहिए। You cannot overload function declaration that differs only by returning type. सिर्फ रिटर्न टाइप को ही अलग कर देने से वो फंक्शन अलग डिक्लेयर हो ये जरूरी नहीं है। हमको उसके आर्ग्यूमेंट को या आर्ग्यूमेंट का टाइप को अलग रखना है या आर्ग्यूमेंट के नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट को भी अलग रखना है। ये दोनों में से एक को अलग रखना ही पड़ेगा, तभी कंपाइलर डिसाइड कर पाएगा। अदरवाइज एम्बिग्यूटी आ जाएगी। एम्बिग्यूटी का मतलब कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई मैं कौन से डेफिनेशन को इस पर्टिकुलर कॉल में कनेक्ट करूं। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग का। Okay, let's go to this particular program. Copy नहीं हुआ I think. So if you'll see this particular program, in this program we have a class है। इस क्लास का नाम है प्रिंट डेटा क्लास। इस क्लास के अंदर पब्लिक पार्ट में कुछ फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन। लेकिन आप देखेंगे कि इस क्लास के अंदर 3 प्रिंट फंक्शन है। कितने प्रिंट फंक्शन है? 3 प्रिंट फंक्शन। एक प्रिंट फंक्शन क्या आर्गुमेंट ले रहा है? इंटीजर आर्गुमेंट ले रहा है। दूसरा प्रिंट फंक्शन क्या आर्गुमेंट ले रहा है? डबल आर्गुमेंट ले रहा है। तीसरा प्रिंट फंक्शन क्या आर्गुमेंट ले रहा है? कैरेक्टर पॉइंटर आर्गुमेंट ले रहा है। ठीक है, मेन में आ जाओ। मेन में हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया पीडी। पीडी क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। किसका? प्रिंट डेटा क्लास का। अब इसी पीडी के थ्रू हम कॉल करेंगे फंक्शन को। पहले प्रिंट फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसमें आर्गुमेंट क्या डाला है हमने? एक आर्गुमेंट डाला 5। अब ये 5 जो डाला है वो किसको फिट होता है? इसको फिट होगा, इसको फिट होगा या इसको फिट होगा? तो 5 इसको और इसको दोनों को फिट हो सकता है। बट मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है? क्योंकि 5 एक इंटीजर है तो इंटीजर आर्गुमेंट ये वाला। तो कंपाइलर को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें जाके वो कॉल कर लेगा। दूसरा जो प्रिंट है वो हमारे पास आर्गुमेंट क्या डाले हम लोग? 500.236। अब ये किसको फिट होगा? कौन से प्रिंट को फिट होगा? तो देखिए ये डबल वाले प्रिंट को फिट होना चाहिए, राइट। तो इस प्रिंट को वो कॉल करेगा। लास्ट वाला जो है वो है एक स्ट्रिंग है जो कि आप एक पॉइंटर बनाए हैं, उसको कैरेक्टर पॉइंटर बनाए हैं, उसको दे रहे हैं। तो डेफिनेटली क्योंकि एक स्ट्रिंग है तो किसको असाइन होगा? एक कैरेक्टर पॉइंटर को असाइन। समझ में आया ये?
तो क्लास जो फंक्शन है, फंक्शन का जो फंक्शन इज ओवरलोडेड, प्रिंट फंक्शन इज ओवरलोडेड. कैसे प्रिंट फंक्शन ओवरलोड हुआ? थ्रू गिविंग डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन विद डिफरेंट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट. देखो आर्ग्यूमेंट हमने दे दिया अलग अलग, ये इसमें डबल जा रहा है, इसमें कैरेक्टर जा रहा है, इसमें इंटीजर जा रहा है, और वो अलग अलग आर्ग्यूमेंट के थ्रू क्या हो रहा है, ये मैच कर रहा है, कंपाइलर मैच कर रहा है और कॉल कर पा रहा है, राइट? Okay, so in the last class we have started the concept of function overloading. Function overloading and operator overloading are the part of encapsulation concept. Encapsulation says that, the concept of polymorphism. So the concept of polymorphism says that if uh, we are overloading the functionality of any function or any operator to do some other work, or to do some other work other than their usual work, then that concept comes under the polymorphism. Now, to achieve the polymorphism, we need to do overloading, and we can achieve the overloading by overloading two things: by overloading the function as well as by overloading the operator. Okay. So yesterday we have seen one concept related to the function overloading, that we have the print function in the yesterday's example, and based on the calling of the function has been bind up, and that concept is called overload resolution, and that will be done by the compiler, that which particular concept, which particular function definition will be tie up with the function call, right? And that particular concept we have gone through in yesterday's class. Today also we'll see the same concept, which is function overloading, with some more examples. Let's see this example and try to understand how this function overloading works. Now, here in this particular example, we have a class called number. Inside the class, inside the public specifier, we have three functions: 1, 2, and 3. So we have three functions. All three functions, the name of the functions are same, right? So what we are doing here we are doing function overloading. Means we have same name but different definitions, as well as we have a different argument also. So you can see in first sum, the return type, it doesn't matter with the return type, right? The signature would be different. So some function is there, return type is integer, and it is taking one integer as an argument, and it is just returning the value of that particular, just returning a. So instead of returning a, we can make it a plus a. There is no problem on that. Let's say, so we are entering one integer and it is returning by adding the same integer twice. Now let's go to another sum function. This particular sum function will take two arguments, a and b, and adding these two integer and returning this particular integer. The third sum is returning the double type of value. It is taking two argument, which is a double type m and n, and it is returning by adding m and n. And what it is returning double type. So when we add double type, definitely it will return the double type value, right? So we have three functions, and all three functions have different signatures. So in that way, we have overloaded some function with three different functionalities. Now let's go to the main. Inside the main, we have only one object which is created of the class, which is n1. And after that, we are calling the function sum. So n1.sum with one argument, and this argument is a floating point argument. Now,
if you'll see the if compiler want to match this particular call with any of the function definitions, how will it will match it? It will first see the data type, and second it will see the number of arguments. So here the number of argument is only one, and compiler find out that because there are only one function with one argument, so it will match it. It will convert the floating point number to integer number, means explicit conversion will be there. So 10.5, I think it will convert into 10, and then 10 will be allocated to A, and A plus A means 10 plus 10, 20 will be written. Now in the next one, we have two argument. You can see two argument, both are integer. So you can see there is an exact match of this particular call. Here also we have two argument with two integer. So there is an exact match. So 10 will go to A, 5 will go to B, and A plus B means 10 plus 5, and 15 will be written by this particular function. Now come to another sum function calling, which is with the help of floating point numbers. So here also we have two argument, and compiler will find out that there are two sum function with two argument, right? After that, they will resolve the data type. Now, what is the data type of this data is floating point numbers. So definitely with the floating point numbers, double will be suitable for this particular data. So double will be given, this particular function will be given this particular, the calling of the function. So the binding of the function calling and the function definition will be done by the compile time, right? So this is early binding that has been done by the compiler. And by this concept, or by this overloading concept, we can achieve polymorphism. Let's run it and we'll see that how it works. So you can see we have one argument, right? So we have given 10.5 first. Because we doesn't have a match with the 10.5, which is a floating point number, we have the integer. So we can make the conversion with the downwards, right? Floating point number we can convert into integer implicitly, and the compiler will do that, and it will assign this particular value to the first function, which is having only one argument. The second one with two integer will be given to second definition, which is taking two integers A and B, and the third one, because both are floating point numbers, it will give it to the last one, which is of double type. Okay, so you can see here how this particular function calling will be matched with the function definition. Okay, let's see if we have only one floating point number and one integer. So could you tell me which one it is going to match? Because we have one floating point number and one integer. So because we doesn't have any match, exact match of this integer and floating point number and integer. So which one it will give? It will give integer, or it will give double or integer. Let's see and let's run and see how the compiler will react on that. Now here what is happening is call of overloaded sum, which is with the double, means the floating point numbers, and with the integer is ambiguous. So compiler cannot resolve it. These type of issue compiler cannot resolve it. Why? Because it has two options. One option it is taking two integer, another option which is taking two double. But what we are passing one double and one integer. So compiler get confused because it can match with this as well as this. So compiler get confused and it cannot resolve the ambiguity. So that's why it is giving the error. Getting it? But if we have only one definition, if we doesn't have this definition, last one, or we doesn't have this particular function, then what will happen? In this category, this one will be given to definitely. We have only one function which is left. For this one, again, because we have only one function which is matching with the two arguments, so it will pass to this particular
function, it will not give you any error. Why it will not give you any error? Because compiler doesn't find any ambiguity, and compiler will match this particular function calling with this particular function definition. Let's see, run it. So you can see there is no problem on that. It is matching with the integer one. Okay. And because we have floating point number, it will convert it to integer. So 10.5 will be converted to 10 and 20. So 10 and 20 will get 30. So 30 we are getting as an output here. You can see 30 we are getting as an output here. So I think you understood the concept of function overloading and how this operator, the overloading, this overloading resolution will be done. Okay, overloading resolution means the compiler will decide that which particular function call belongs to which particular function definition, and this will be done at compile time. So that's why it comes, and it is also called early binding. So binding of function call and function definition together is called binding, right? So early binding will be done here. So that is the concept of function overloading. Means we have one name with different arguments.